हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट पर होने वाले हैं। आप सभी को पता है एआईबी के एग्ज़ाम के अंदर न्यू लॉ और पुराने लॉ जो है दोनों के बारे में पूछा जाना है, इसलिए हम जो है नए पे भी और पुराने पे भी दोनों पर वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलीवेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। पहला ऑप्शन है फैक्ट इन इशू, दूसरा है रिलीवेंट फैक्ट, तीसरा है एडमिसेबल फैक्ट, चौथा है हेयर से एविडेंस। तो हेयर से एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो है रिलीवेंट नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, हेयर से एविडेंस रेफर टू ए स्टेटमेंट मेड बाय समवन अदर देन द विटनेस and it generally not admissible unless it fell within a specific exception under the Indian evidence। यानी कि जब तक कि कोई विशेष एक्सेप्शन ना हो उसे जो है एडमिसेबल नहीं माना जाएगा, जनरली उसे एडमिसेबल नहीं माना जाता। सुनवाई प्रमाण वह कथन है जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है और सामान्यतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह स्वीकार्य नहीं होता जब तक कि विशेष अपवाद में ना आता हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट की किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है, फैक्ट को डिफ़ाइन करती है। बात करें सेक्शन 3 जो फैक्ट को डिफ़ाइन करती है, एंड आउटलाइन इट क्लासिफिकेशन इनटू ए फैक्ट इन इशू। फैक्ट को फैक्ट इन इशू में क्लासिफिकेशन उसकी करती है एंड रिलीवेंट फैक्ट में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 तथ्य को परिभाषित करती है। ये तथ्य के बारे में परिभाषा दी गई है और इसे मुद्दों में तथ्य और प्रासंगिक तथ्य में विभाजित किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद द प्रिजम्पशन ऑफ ए फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट से डील कौन सा करता है, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 4 डील विद द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एक्सप्लेनिंग हाउ सर्टेन फैक्ट कैन बी प्रिज्यूम इन लॉ बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांस। धारा 4 तथ्यों के अनुमान पर चर्चा करता है, जिसमें यह समझाया गया है कि कैसे कुछ तथ्यों को परिस्थिति के अनुसार पर कानून के अनुमानित किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हेयर से एविडेंस डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन इज ए एक्सेप्शन to the hearsay rule under section 32 of Indian Evidence Act. It can be admissible if the person make it believe they are about to die। मृत्याशय पर दिए गए बयान को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत सुनवाई प्रमाण के नियमों पर अपवाद माना जाता है यदि व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वह मरने वाला है तो यह स्वीकार हो सकता है। यानी कि मरने से पहले अगर उसने किसी को कुछ बताया है तो वो हेयर से, क्योंकि उससे सुनी हुई बातें हैं और सुनी हुई बातों को ही स्टेटमेंट दे रहा है, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन एक तरीके की एक्सेप्शन बन जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ एडमिशन टू द रिलीवेंट फैक्ट। रिलीवेंट फैक्ट का एडमिशन किस सेक्शन में रिलीवेंट होगा, तो सेक्शन नंबर 7 के अंदर। सेक्शन नंबर 7 प्रोवाइड दैट फैक्ट विच आर रिलीवेंट टू द केस एंड हैव बीन प्रूव टू बी कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू एंड मे बी एडमिसेबल एज एन एविडेंस। धारा 7 के तहत उस तथ्यों को प्रमाणित किया जा सकता है जो मामले से संबंधित होते हैं और जिन्हें मुद्दों में तथ्य से जुड़ा हुआ साबित किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन। तो बर्डन उसी पर होगा जो किसी फैक्ट के बारे में बता रहा है, द पार्टी हु असर्ट ए फैक्ट। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाई ऑन द पार्टी हु असर्ट ए फैक्ट दैट इज आउटलाइन इन सेक्शन नंबर 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। साक्ष्य का बोझ उस पक्ष पर होता है जो किसी भी तथ्य को प्रमाणित करने का दावा करता है कि यह चीज़ हुई है
यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 में उल्लेखित है और 101 जो है इसकी रिलेवेंट सेक्शन है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द सेक्शन रिलेटेड टू द एविडेंस ऑफ ए कैरेक्टर। कैरेक्टर से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट की? तो सेक्शन नंबर 53। सेक्शन नंबर 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद द एविडेंस ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर, प्रोवाइड व्हेन एंड हाउ कैरेक्टर एविडेंस में बी रिलेवेंट, की कब और कैसे जो है उसके जो कैरेक्टर का एविडेंस है वो रिलेवेंट होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 व्यक्ति के चरित्र के साक्ष्य से संबंधित है, जो बताती है कि कब और कैसे चरित्र का साक्ष्य प्रासंगिक हो सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। प्राइमरी एविडेंस वही सबसे पहला एविडेंस किसे माना जाएगा, जो लिखित फॉर्म में होगा और ओरिजिनल फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि जैसे कि विल है तो ओरिजिनल विल अगर दी जा रही है कोर्ट में तो उसे जो है प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। तो इसमें आता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन ओरिजिनल। प्रिलिमिनरी एविडेंस रेफर टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रोड्यूस इन ए कोर्ट टू प्रूव द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। प्राथमिक साक्ष्य उस मूल दस्तावेज को कहते हैं जिसे अदालत में दस्तावेज के सामग्री को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट गवर्न द एडमिशन ऑफ ए ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस का एडमिशन कब होगा, किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट गवर्न द एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ ए ओरल एविडेंस एंड स्टेटेड दैट ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट नॉट हेयरसे। यानी कि आप ओरल एविडेंस दे रहे हो तो आप सुने सुने एविडेंस नहीं दे सकते, डायरेक्ट एविडेंस आपको देना होगा, तभी उस ओरल एविडेंस को माना जाएगा। यानी कि जिसने सुना है वही खुद आके देगा, वो किसी और को बता रहा है और वो किसी और को बता रहा है, फिर उसकी स्टेटमेंट जो है कोर्ट में दी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 मौखिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करता है, जिसमें कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य सीधा और गैर सुनवाई प्रमाण होना चाहिए, यानी हेयर से एविडेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द इंडियन एविडेंस एक्ट। द एक्ट ओनली अप्लाई टू ए सिविल केस, द एक्ट अप्लाई टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस, द एक्ट ओनली अप्लाई टू क्रिमिनल केस, द एक्ट अप्लाई ओनली टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यह जो एविडेंस एक्ट है सिविल और क्रिमिनल दोनों पर अप्लाई होता है। बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ एविडेंस इन बोथ टाइप ऑफ केसेस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों दीवानी और फौजदारी मामले में लागू होते हैं और दोनों प्रकार के मामलों में साक्ष्य को स्वीकार्यता को नियंत्रित करते हैं। कौन सी सेक्शन है जो एडमिशन से डील करती है? सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 इंडियन एविडेंस एक्ट की एडमिशन वर्ड को डिफाइन करती है एज ए स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग विच मे बी यूज्ड अगेंस्ट दैट पार्टी। यानी कि कोई भी एडमिशन किया गया है तो उसके अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट यूज़ की जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 को सर्वोपरि की परिभाषा दी गई है, जिसे किसी भी पक्ष के द्वारा कार्रवाई के दौरान किया गया बयान माना जाता है और जिसे उस पक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सी सेक्शन है जो डील करती है बेस्ट एविडेंस एप्लीकेबल के बारे में? सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रेफर टू द बेस्ट एविडेंस रूल विच स्टेटेड दैट बेस्ट एविडेंस अवेलेबल, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंट टू बी प्रूव द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, और वो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करता है जब उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 श्रेष्ठ साक्ष्य के सिद्धांत से संबंधित है।
जो यह कहता है कि दस्तावेज की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए सबसे अच्छा उपलब्ध साक्ष्य आमतौर पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। मूल दस्तावेज होता है और उसे प्रस्तुत करना चाहिए। बात करें सेक्शन नंबर 32, जो कि बात करती है हेयरसे एविडेंस से। सेक्शन नंबर 32 प्रोवाइड एक्सेप्शन फॉर द हेयरसे एविडेंस, particularly in the case of a dying declaration and statement made under a specific circumstance। धारा 32 सुनवाई प्रमाण के अपवादों से संबंधित है, विशेष रूप से मृत्युशय पर दिए गए बयान और विशेष परिस्थिति में किए गए बयानों के मामले में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी सेक्शन है जो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट से डील करती है। सेक्शन नंबर 64। Section number 64 of Indian Evidence Act required the production of original document to prove its content subject to a certain exception। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 के अनुसार दस्तावेज की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होता है और कुछ अपवादों के तहत। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। Under the Indian Evidence Act, a person who is unable to speak may give evidence through both writing और sign। यानी कि अगर वो बोल पाने में असमर्थ है तो वो लिखकर या फिर साइन के द्वारा बता सकता है और एविडेंस दे सकता है। इससे रिलेवेंट सेक्शन है 119। 119 अलाउ ए पर्सन who cannot speak to give evidence through writing or sign and provide it is intelligible to the court। यानी कि कोर्ट उसे समझ सके। धारा 119 के तहत जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है वह साक्ष्य लिखित रूप में या संकेतों के माध्यम से दे सकता है, बशर्ते वह अदालत के लिए स्पष्ट हो। बात करें फैक्ट इन इशू से रिलेवेंट कौन सी सेक्शन है। सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन नंबर 3 डिफाइन करती है फैक्ट इन इशू को एज द प्राइमरी फैक्ट इन डिस्प्यूट इन द केस। धारा 3 मुद्दे के तथ्यों को परिभाषा दी गई है और जो मामले में विवादित मुख्य तथ्य है उससे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन सभी में से सेकेंडरी एविडेंस कौन सा नहीं है। तो जो ओरिजिनल टेस्टिमनी है वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि कॉपी के फॉर्म में होता है, उसे सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। बात करें एक्सप्लेनेशन के बारे में। ओरल टेस्टिमनी इज़ नॉट ए सेकेंडरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस रेफर टू द कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मौखिक गवाही द्वितीय साक्ष्य नहीं होती है। द्वितीय साक्ष्य मूल दस्तावेज की प्रतियां या पुनर्उत्पन्न होती हैं। पुनर्उत्पन्न यानी प्रोडक्शन, उन्हीं से और चीज़ों को बनाया जाना। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट व्हेन इज एविडेंस ऑफ ए करेक्टर रिलीवेंट। कब उसका करेक्टर रिलीवेंट होगा। व्हेन द करेक्टर ऑफ द पार्टी इन ए क्वेश्चन। जब उसके करेक्टर से रिलेटेड ही बात हो रही है तो उस समय पर उसका करेक्टर रिलीवेंट होगा और एविडेंस के लिए। बात करें एक्सप्लेनेशन के बारे में। करेक्टर एविडेंस इज रिलीवेंट व्हेन द करेक्टर ऑफ पार्टी इज एन इशू इन द केस। इट इज़ जनरली नॉट एडमिसेबल इन अदर सिचुएशन। चरित्र का साक्ष्य तब प्रासंगिक होता है जब किसी भी पक्ष के चरित्र का मुद्दा हो। सामान्यतः इसे अन्य परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सेक्शन 53 किससे डील करती है। एविडेंस ऑफ ए प्रीवियस जजमेंट। सेक्शन 53 डील विद द रेलिवेंसी ऑफ ए प्रीवियस जजमेंट एज एविडेंस इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रीवियस केस में कोई डिसीजन दे दिया, अब वो बाइंडिंग भी है और वो बाद की प्रोसीडिंग में उसका एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा कि इस केस में ये बात कही गई थी तो ये यहाँ पर रिलीवेंट है। धारा 53 पिछले निर्णयों के साक्ष्य के रूप में प्रासंगिकता से संबंधित है जो बाद की कार्रवाई में उपयोग किए जा सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद द कंडक्ट ऑफ ए विटनेस हु इज़ विटनेस इन ए ट्रायल।
तो कंडक्शन ऑफ ए विटनेस सेक्शन इज रिलेवेंट टू द सेक्शन नंबर 118। सेक्शन नंबर 118 अलाउ ए पर्सन टू बी ए विटनेस एंड इफ दे आर कॉम्पिटेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड प्रोवाइड इंटेलिजेंट आंसर, यानी कि गवाही देने में अगर वो सक्षम है। धारा 118 के तहत यदि कोई व्यक्ति प्रश्नों को समझने और समझदारी से उत्तर देने में सक्षम है तो वह गवाह हो सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिसेबल एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट? रिलीवेंट स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज पर्सन ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, हेयरसे एविडेंस और डाइंग डिक्लेरेशन। हेयरसे एविडेंस एडमिसेबल नहीं है, अगर स्पेसिफिक रीज़न है तब वो हो सकते हैं। हेयरसे एविडेंस इज जनरली इनएडमिसेबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट स्पेशली एक्सेप्ट फॉर ए सर्टेन एक्सेप्शन, यानी विशेष एक्सेप्शन है उसको ध्यान में रखते हुए उसके सिवा वो जो है एडमिसेबल नहीं होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सुनवाई प्रमाण सामान्यतः अस्वीकार्य होते हैं सिवाय कि कुछ विशेष अपवाद हो या अपवाद के हों। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन डील विद द रेलिवेंसी ऑफ ए कन्फेशन इन ए क्रिमिनल केस? कौन सी सेक्शन है जो बात करती है कन्फेशन के बारे में या उसकी रेलिवेंसी के बारे में? सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ ए कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज पर्सन स्पेशली इफ दे आर कंसील और इंड्यूस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 अभियुक्त द्वारा दिए गए स्वीकृति के स्वीकार्य होने से संबंधित है, विशेषकर यदि वह दबाव और प्रलोभन से किया गया हो। इंड्यूसमेंट यानी प्रलोभन और कोवर्स का मतलब होता है दबाव। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द इंडियन एविडेंस एक्ट? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब रिलीवेंट होगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज एडमिसेबल, सेकेंडरी एविडेंस इज नेवर एडमिसेबल, ए photocopy can be admitted as a secondary evidence, oral evidence cannot be subsequently for a documentary evidence। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। साथ ही मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर आप लिख कर भेजिए, अगर नहीं है तो ओके लिख के भेजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छे से और डिटेल में नॉलेज के साथ वीडियो बनाऊं। बात करें एक्सप्लेनेशन के बारे में, सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड फोटोकॉपीज कैन बी एडमिटेड इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज अनेबल फॉर ए वैलिड रीज़न अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। द्वितीय साक्ष्य जिसमें फोटोकॉपी शामिल है को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उस स्थिति में स्वीकार किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज वैध कारणों से अनुपलब्ध हों। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन नंबर 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ ए पार्टी एंड एक्सपर्ट एविडेंस। तो प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, सेक्शन नंबर 91 required that the content of a document must be proved through the document itself and its secondary evidence। धारा 91 के अनुसार दस्तावेज की सामग्री को सव्य दस्तावेज या उसके द्वितीय साक्ष्य के द्वारा ही प्रमाणित किया जाना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच सिचुएशन इज ए स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसेबल एज एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट? कब? when it is made by the accused person under the दुरेश। अगर दुरेश में है, कोवर्जन में है तो ऐसे में वो एडमिसेबल नहीं होगा वो एविडेंस। ए स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज्ड अंडर द दुरेश और कोवर्जन इज नॉट एडमिसेबल अंडर सेक्शन नंबर 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एक अभियुक्त के द्वारा दबाव या फिर जोर जबरदस्ती प्रलोभन में आकर किए गए बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के तहत स्वीकार्य नहीं होते हैं।
बात करें कौन सी सेक्शन है जो डील करती है दैट द फैक्ट ऑफ प्रूफ रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट। सेक्शन नंबर 65 कि आपको उस डॉक्यूमेंट के से रिलेवेंट फैक्ट का प्रूफ देना होगा। सेक्शन नंबर 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रूव दैट कंडीशन अंडर विच सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी एडमिसेबल व्हेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ अनेबल। यानी कि पहला जो डॉक्यूमेंट है वो गुम हो गया है, इसलिए उसे उसका जो है ओरिजिनल जो सेकेंडरी एविडेंस जो है माना जाएगा या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट उसका दिया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जब मूल दस्तावेज अनुपलब्ध होने पर द्वितीय साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 36 किससे डील करती है? पब्लिक डॉक्यूमेंट से। सेक्शन नंबर 36 अलाउ पब्लिक डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव बाय देयर सर्टिफाइड कॉपी इन ए कोर्ट। यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट तभी अलाउ किया जाएगा जब उसकी कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा ही उसे प्रूफ किया जाएगा। यानी कि कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर आइए और बताइए कोर्ट को, उसे प्रूफ किया जाएगा। धारा 36 सार्वजनिक दस्तावेजों को प्रमाणित प्रति द्वारा अदालत में प्रमाणित करने की अनुमति देती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। एडमिशन से रिलेटेड सेक्शन नंबर 17 है। एडमिशन एज ए स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी विच मे बी यूज अगेंस्ट देम इन ए कोर्ट प्रोसीडिंग। धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है जिसे एक पक्ष के द्वारा किए गया बयान कहा जाता है जिसे अदालत की कार्रवाई में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिसेबल एज एन एविडेंस इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। ओपिनियन ऑफ ए मेडिकल एक्सपर्ट। सेक्शन नंबर 45 इससे रिलेवेंट है। सेक्शन नंबर 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ ए क्वालिफाइड एक्सपर्ट लाइक मेडिकल एक्सपर्ट इज एडमिसेबल एज एन एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत यह योग्य विशेषज्ञ का एक जैसा कि एक चिकित्सा विशेषज्ञ का विचार साक्ष्य के रूप में स्वीकार होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। कौन सी सेक्शन है जो डील करती है प्रीवियस कन्विक्शंस की रेलिवेंसी से, यानी कि पहले भी वो दोषी हो चुका है उसकी रेलिवेंसी से। सेक्शन नंबर 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। Section number 53 deal with the relevancy of a previous conviction and stated that evidence of a previous conviction is admissible when the character of a person is in issue। धारा 53 पिछले दोष सिद्धि के प्रासंगिक से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि जब किसी भी व्यक्ति के चरित्र का मुद्दा हो तब पिछले दोष सिद्धियों का साक्ष्य स्वीकार्य होता है। यानी कि कोई एक्यूज्ड है जो कन्विक्ट है पहले भी और अब फिर उसने ऑफेंस किया तो ये उसके कैरेक्टर को बताता है और ये जो है रिलीवेंट हो जाता है सेक्शन नंबर 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीवेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। फैक्ट दैट आर इन इशू, फैक्ट दैट आर लॉजिकली कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू, हेयर से एविडेंस और फैक्ट दैट आर पार्ट ऑफ द रेस गेस्ट है। तो हेयर से एविडेंस रिलीवेंट नहीं होते हैं। हेयर से एविडेंस इज जनरली नॉट एडमिसेबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट अनलेस इट फेल अंडर ए स्पेसिफिक एक्सेप्शन लाइक द डायरेक्ट डिक्लेरेशन। जब तक कि वो स्पेसिफिक एक्सेप्शन में नहीं होंगे उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना ही वो रिलीवेंट होंगे, ना ही वो एडमिसेबल होंगे। सुनवाई प्रमाण सामान्यतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अस्वीकार्य होते हैं जब तक कि वे यह विशेष अपवाद जैसे कि मृत्याशय पर दिए गए बयानों के अंतर्गत न आते हों। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 53 स्टेटेड अबाउट द ओरल एविडेंस इट मस्ट बी डायरेक्ट। जो ओरल एविडेंस होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए, यही कहा गया है। सेक्शन नंबर 59 ऑफ ए इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेटेड दैट ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट नॉट हेयर से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 कहती है कि मौखिक साक्ष्य सीधा होना चाहिए, ना कि सुनी सुने परिणाम होने चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द रूल रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड
अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट दे आर एडमिसेबल इफ सर्टिफाइड। और सर्टिफाइड कैसे करेंगे? 65B का एक सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट लगाकर। सेक्शन नंबर 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड एडमिसेबल इफ दे आर सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड तब स्वीकार्य होते हैं जब उन्हें निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया गया हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सी सेक्शन है एविडेंस एक्ट की जो एडमिशन की बात करती है? किसके? एक्सपर्ट ओपिनियन के। सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर 45 अलाउ द एडमिशन ऑफ ए एक्सपर्ट ओपिनियन इन केस वेयर स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड सच एज मेडिकल, टेक्निकल और साइंटिफिक मैटर। धारा 45 विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले मामले जैसे चिकित्सा, तकनीकी या वैज्ञानिक मामलों में विशेषज्ञ की राय को स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। धारा 17 यानी सेक्शन 17 डील करता है किससे? एडमिशन बाय द पार्टी से। सेक्शन 17 डिफाइन करता है एडमिशन की टर्म को, एक्सप्लेन करता है द सर्कमस्टांस अंडर विच ए पार्टी स्टेटमेंट कैन बी यूज अगेंस्ट दैम। धारा 17 स्वीकृति शब्द की परिभाषा देता है और यह समझाता है कि किस स्थिति में एक पक्ष का बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सी सेक्शन है जो डील करती है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंडर ए क्रिमिनल केस? 114। 114 सेक्शन 114 अलाउ द कोर्ट टू प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट अनलेस एविडेंस इज प्रूव टू द कॉन्ट्रेरी। यानी कि यह कहा गया है कि जो केस यहाँ पर लेके आया गया है कि वो उसी ने किया है, उसी एक्यूज ने किया है, जब तक कि कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। द सेक्शन कैन बी अप्लाइड टू प्रिज्यूमिंग द इनोसेंसी ऑफ द एक्यूज अनलेस प्रूव गिल्टी। यानी कि धारा 114 अदालत के कुछ तथ्यों को इस आधार पर अनुमानी करने की अनुमति देता है कि जब तक कि उसे इसके विपरीत साक्ष्य ना हो। यानी एक्यूज को प्रिज्यूम इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि उसका गिल्ट प्रूफ ना हो जाए। यह धारा अभियुक्त के निर्दोषिता की अनुमानी करने में लागू हो सकता है जब तक कि उसे दोषी ना ठहराया जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन नंबर 53A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ द एडमिशन एविडेंस ऑफ ए प्रीवियस कन्विक्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करें एक्सप्लेनेशन की, सेक्शन नंबर 53A अलाउ एविडेंस ऑफ ए प्रीवियस कन्विक्शन एंड टू बी यूज टू प्रूव द करेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड स्पेशली इन केस वेयर द करेक्टर इज इन क्वेश्चन। यानी जब करेक्टर की बात की जा रही है तो उस समय पर करेक्टर की रेलिवेंसी या प्रीवियस कन्विक्शन की रेलिवेंसी हो जाती है उसके एविडेंस की। धारा 53 अभियुक्त के पिछले दोष सिद्धियों को उसके चरित्र को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देती है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां चरित्र मुद्दा हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? to deal with the proof of handwriting, to deal with the proof of document, to deal with the examination of witness, to deal with the judicial notice, to deal with the proof of document. Section 68 provide the method of proving document, especially when the document is required to be proved by the person who sign it. धारा 68 दस्तावेज के प्रमाण की विधि प्रदान करती है, विशेष रूप से जब दस्तावेज को उस व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है जिसने उस पर हस्ताक्षर किए थे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। सेक्शन 123 प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ कम्युनिकेशन मेड इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, एग्जाम्पल बिटवीन लॉयर एंड क्लाइंट। यानी लॉयर और क्लाइंट के बीच में कुछ बात हो रही है तो प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर उसे वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। धारा 123 पेशेवर क्षमता में किए गए संचार का खुलासा करने से मना करती है, जैसा वकील और क्लाइंट के बीच में जो भी बातचीत हुई है, कम्युनिकेशन हुई है।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 134 ऑफ ए इंडियन एविडेंस एक्ट। द एविडेंस ऑफ वन विटनेस इज सफिशिएंट टू स्टैब्लिश ए केस। किसी एक ने यहाँ पर कहा है, विटनेस ने, वो पर्याप्त है उस केस को स्टैब्लिश करने के लिए। सेक्शन 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ दैट द एविडेंस ऑफ ए सिंगल विटनेस कैन बी इनफ टू प्रूव ए केस प्रोवाइड इट इज़ ए क्रेडिबल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के तहत एक गवाह का साक्ष्य एक मामले में प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, बशर्ते कि वह विश्वसनीय हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, which section of Indian Evidence Act allow a court to take the judicial notice of a certain fact? Section number 57 is the correct answer. Section number 57 allow the court to take a judicial notice of fact that are well known and do not require proof, such as the law of India. धारा 57 के तहत अदालत कुछ ऐसे तथ्यों का न्यायिक संज्ञान ले सकता है जो अच्छी तरीके से ज्ञात हों और जिन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता ना हो, जैसे कि भारत के कानून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर रिलीवेंट एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। इररिलीवेंट फैक्ट। बात करें एक्सप्लेनेशन के बारे में, इररिलीवेंट फैक्ट आर नॉट कंसिडर एडमिसेबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट बिकॉज ओनली द रिलीवेंट फैक्ट आर अलाउ इन ए केस। अप्रासंगिक तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं होते हैं, केवल प्रासंगिक तथ्यों को ही किसी भी मामले में स्वीकृत किया जाता है। 113 भी जो बात करता है डाउरी डेथ के केस के प्रिजम्पशन की, तो इससे रिलेवेंट कौन सा है, दैट द वुमेन इज किल्ड बाय हर हस्बैंड इन लॉ। 113 भी प्रोवाइड ए प्रिजम्पशन दैट इफ ए वुमेन डाई ड्यू टू ए डाउरी हरासमेंट इट कैन बी प्रिज्यूम दैट हर हस्बैंड एंड इन लॉ आर रिस्पॉन्सिबल। 113 बी के तहत यह मानती है कि यदि किसी भी महिला की मृत्यु दहेज उत्पीड़न के कारण होती है तो यह माना जाता है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसके लिए जिम्मेदार हैं। बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिज्यूम रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट 30 साल से पुराना है तो उसे जेन्युइन माना जाएगा। सेक्शन नंबर 90 इस बारे में बात करती है। बात करते हैं रेस गेस्टे से रिलेवेंट कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन नंबर 6 है। सेक्शन नंबर 6 इस बारे में बात करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 32। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा एविडेंस एडमिसेबल नहीं होगा, हेयर से एविडेंस एडमिसेबल नहीं होगा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है, 137 डील विद द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इंक्लूडेड द ऑर्डर एंड प्रोसीजर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संबंध में। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर oral evidence. Documentary evidence is admissible in if it is not signed. Documentary evidences can only be admitted if original is produced. तो ये था इसका करेक्ट आंसर और इससे रिलेवेंट सेक्शन है हमारी 64। तो गाइज आज हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे। फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ के क्वेश्चन।